बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने, पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए वोटिंग कराने, इलेक्शन के कवानीन और जो निज़ाम है उसमें तब्दीलियों के सिलसिले में आज मैं अपने चौथे वीलाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले मैं इस मौजू पर 3 वीलाग कर चुका हूँ, जिसमें मेरा ज़्यादा फोकस समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने के हक़ के सिलसिले में था, जिसमें मैंने ये चीज़ें आपके सामने रखी थी कि समुंदर पार पाकिस्तानियों को जो वोटिंग हक़ दिया जा रहा है वो किसी तरह भी सिक्योर नहीं है और उसमें बदयांती का और धांधली का बहुत ज़्यादा चांस है। इस वोट के हक़ को मिसयूज़ करने का और गलत इस्तेमाल करने का बहुत ज़्यादा चांस है और उसके लिए मैंने मुख्तलिफ आपके सामने लॉजिकल चीज़ें रखी थी, वो आप मेरे पुराने पिछले वीलॉग्स में देख सकते हैं। आज मैं आप जिस चीज़ पे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेरी जो गुज़श्ता बातें थी उन बातों को इंडोर्स कर दिया है उस इंटरनेशनल ऑडिटर ने जिसको हुकूमत ने हायर किया था कि वो इस सिस्टम का ऑडिट करे कि आया समुंदर पार पाकिस्तानियों को जो वोटिंग का हक़ दिया जाएगा और उनकी इलेक्ट्रॉनिक या ई वोटिंग होगी या आई वोटिंग होगी तो क्या वो पॉसिबल है, और जो पाकिस्तान का सिस्टम है, जो नादरा का सिस्टम है, वो क्या सिक्योर है या नहीं सिक्योर है। तो इस रिपोर्ट ने ये चीज़ साबित कर दी है और बता दी है कि ये सिक्योर नहीं है और ये मिसयूज़ हो सकता है। तो इंशाल्लाह आज इस पे डिटेल से बात होगी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का इन इस्लाहात पे या इन जो कवानीन में तब्दीलियाँ की जा रही हैं उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का क्या नुक्ता नज़र है, वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उसको भी इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। और ये भी देखा गया कि इलेक्शन कमीशन का जो नुक्ता नज़र है और जो मेरी आज़ादाना राय थी इलेक्शन कमीशन की राय आने से पहले वो मुताबिकत रखती हैं। जैसा कि मेरी ये राय थी कि ये सारा जो सिस्टम है ये पाकिस्तानी इलेक्शन के निज़ाम के अंदर धांधली का एक ज़रिया बनेगा और बहुत सारे ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, आइनी हकूक़ दिए गए हैं वोटर को, उनकी ब्रीच होगी, उनको वो उनके ख़िलाफ़ है। तो इलेक्शन कमीशन ने भी इस चीज़ पर रिज़र्वेशन दी हैं। तो इंशाल्लाह इस पे आज बात करते हैं और आखिर में फिर मैं कंक्लूड करूँगा कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को मिसयूज़ करना चाहती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑडिटर है उसकी रिपोर्ट क्या कहती है और वो क्या कह रहे हैं इसमें। तो जो इंटरनेशनल ऑडिटर है, इंटरनेशनल ऑडिटर कंपनी जो थी आपके इल्म में होगा कि ये एक स्पेनिश ऑडिट फर्म थी मिन्सात। इसको इन्होंने गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए पेमेंट की और इन्हें हायर किया कि ऑडिट। इंटरनेशनल ऑडिटर फाइंड्स ई वोटिंग सिस्टम फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फुल ऑफ रिस्क। तो ये एक इसकी मेन चीज़ है। फिर अब आगे चलते हैं कि ये जो आईटी फर्म जिसको हायर किया गया था इनके मुताबिक पाकिस्तान का जो आईटी का निज़ाम है, जो नादरा का आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो सारे का सारा इस ई वोटिंग सिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए सफिशेंट नहीं है। और उसमें ये करार दिया गया है कि पाकिस्तान का जो ई वोटिंग सिस्टम है वो इस काबिल नहीं है कि वो इस ई वोटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर सके। और ई वोटिंग सिस्टम पाकिस्तान के अंदर भी नहीं सपोर्ट कर सकता और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी उनके वोट को भी ये सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इस सिलसिले में देखते हैं कि मज़ीद ये क्या कहते हैं कि द मेन कंसर्न ऑफ द रिपोर्ट, इसमें मेन क्या है कि हाउ टू प्रोटेक्ट आई वोटिंग फ्राम एक्सटर्नल एंड इंटरनल अटैक्स फ्राम द अटैक्स फॉर एग्जांपल बाय हैकर्स और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। लाइक मेन ये चीज़ है कि अगर जो वोटिंग सिस्टम है उसके ऊपर कोई इंटरनल या एक्सटर्नल अटैक होता है हैकर की तरफ से या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के, जैसे आपको पता है कि हमारा जो 2018 का रिज़ल्टिंग सिस्टम था उसमें क्या हुआ था
कि उस सिस्टम को हैक कर दिया गया था, उसको रोक लिया गया था एडमिनिस्ट्रेटर्स के ज़रिए से, और फिर मर्ज़ी के रिज़ल्ट उसमें जनरेट किए गए थे। तो अब यहाँ पे भी ये ऑडिट फर्म यही कह रही है कि जो ये सिस्टम आई वोटिंग होगा, इसमें कैसे ये इंश्योर किया जाए कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं सिस्टम के या जो हैकर होंगे जो उसको हैक करना चाहते हैं उससे कैसे बचाएंगे। तो इसमें कोई ऐसा पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त आईटी सिस्टम है वो इस चीज़ को इंश्योर नहीं करता कि एडमिनिस्ट्रेटर जो अगर उसमें प्ले करना चाहें तो उसको भी नहीं रोक सकते। इसी तरह से अगर कोई हैकर उस पर अटैक कर देता है तो वो भी इस सिस्टम में इतनी एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो उन अटैक्स को रोक सके। द रिपोर्ट हाईलाइट्स दैट इन द प्रेजेंट आई वोटिंग सिस्टम फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी voter have no way to verifying that their vote was cast as intended, recorded as cast or counted as recorded। ठीक है कि जिसको उन्होंने दिया क्या उसी को गया, क्या उन्होंने दिया तो वो क्या कास्ट भी हुआ, और अगर वो कास्ट हुआ है तो क्या वो काउंट भी हुआ है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इस बारे में कोई इल्म नहीं होगा। और इवन में जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी कि जैसे पाकिस्तान में पोस्टल बैलेट का इशू है कि पोस्टल बैलेट जिसका बैलेट होता है उसकी कंसेंट के बगैर कास्ट हो चुका है होता है। तो यहाँ पे भी सबसे बड़ा रिस्क जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट के साथ है वो यही है कि पहली तो बात अगर वो कास्ट कर देता है तो फिर भी उसको नहीं मालूम कि आया वो जिसको कास्ट किया उसी को गया है, कास्ट हुआ है तो आया वो बैलेट बॉक्स में गया भी है, अगर बैलेट बॉक्स में गया है तो उसे काउंट भी किया है कि नहीं किया। और अगर एक ऐसा बंदा है कि जिसने वोट दिए ही नहीं है, कास्ट ही नहीं है, कि ये ना हो कि उसकी कंसेंट के बगैर वो कास्ट हो चुका और जिसको वो चाहे, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और ये इंटरनेशनल ऑडिट फर्म कह रही है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करोड़ों रुपए की पेमेंट की है, उनकी ये ऑडिट रिपोर्ट से मैं पढ़ रहा हूँ कि जी ये इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। It added that voter privacy can be broken at several points in the system। इसी तरह से अगर जो वोटर है उसकी प्राइवेसी भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वोटर को प्राइवेसी देता है कि वो अपने उसका वोट सीक्रेट है, कोई शख्स ये मालूम नहीं कर सकता बाय लॉ कि इस बंदे ने किसको वोट दिया। लेकिन अगर आई वोटिंग सिस्टम होगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे उस बंदे की आइडेंटिटी और उसने किसको वोट कास्ट किया वो सारे का सारा मालूम किया जा सकता है। इसी तरह से फिर इन्होंने ये कहा है कि जो आपका जो सिस्टम है इसमें होमोमॉर्फिक एनक्रिप्शन नहीं। होमोमॉर्फिक एनक्रिप्शन ये होती है कि अगर आपने किसी चीज़ को एनक्रिप्ट कर दिया, मीन के कोड कर दिया है, तो जो डाटा होगा उस डाटे को आप बग़ैर डीकोड किए प्रोसेस करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं होमोमॉर्फिक। और एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें आपको जो डाटा एनकोड किया गया है या एनक्रिप्ट किया गया है उसको आप पहले डिकोड करेंगे फिर प्रोसेस करेंगे। आप पाकिस्तान में जो सिस्टम है उसमें आप डाटे को अगर एनक्रिप्ट करते हैं उसको पहले डिकोड करेंगे। जब डिकोड करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि उस डाटे पे हैकर अटैक कर सकते हैं, उसको माल फंक्शन हो सकता है, वहाँ पे उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है, वो चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। जो टेक्निकल लोग हैं इसको मज़ीद इसकी अगर स्टडी करना चाहें तो वो देख सकते हैं, लेकिन फॉर लेमैन ये है कि सिस्टम सिक्योर नहीं है। कलेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट की बाय द सिलेक्टेड कस्टोडियन ये भी नहीं है। इसके बाद इम्यूटेबल टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड टू इंश्योर द सिस्टम ऑडिटेबल, कि आपका जो डाटा है वो बग़ैर चेंज किए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो, इसके बारे में भी पाकिस्तानी सिस्टम में कोई ऐसी अभी तक चीज़ें नहीं हैं। तो इस पर उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी हैं कि जो पाकिस्तान का करंट सिचुएशन है या जो करंट सिस्टम है उसमें ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। और दे स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट द एग्जिस्टिंग सिस्टम बी अपग्रेडेड प्रायर टू बीइंग यूज इन एनी इलेक्शन। पाकिस्तान का जो सिस्टम इसको हर सूरत में अपग्रेड किया जाए तब ये आई वोटिंग के लिए या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए वोट लिया जा सकता है। इसी तरह से पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी और जो इंटरनेशनल पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके लिए आई वोटिंग होगी, तो वो सारे का सारा सिस्टम को इम्प्रूव किए बगैर इसको उन्होंने रिकमेंड नहीं किया। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि
it is warned that technologies including NADRA are outdated and vulnerable and could be exposed by the exploited by the attackers and hackers. कि जो नादरा की टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आउटडेटेड हैं, वो वल्नरेबल हैं, उन पे अटैक्स हो सकते हैं, हाईजैक हो सकती हैं, उनको हैक किया जा सकता है। तो इस तरह से रिज़ल्ट सारे के सारे चेंज किए जा सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये रिपोर्ट किसकी है? उस फर्म की है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हायर की है करोड़ों रुपए दे के कि जी हमें ये बताया जाए कि ये फिजिबल है। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि इवन अगर आप सिस्टम को इम्प्रूव भी कर देते हैं, इम्प्रूव सिस्टम वुड प्रोबेबली बी मोर रिजिलियंट देन दी करंट वन, मतलब वो बेहतर होगा, लेकिन क्या कहते हैं बट वुड स्टिल फेल to give all the guarantees that voter and candidates that voters and candidate deserve। कि इवन अगर आप सिस्टम को इम्प्रूव भी कर देते हैं तो फिर भी वो 100% सिक्योरिटी गारंटी नहीं देगा कि जो वोटर ने जिसको वोट दिया और जो मतलब जो वोटर का राइट है और जो कैंडिडेट का राइट है वो प्रोटेक्ट हो सकेगा। तो ये तो एक ऑडिट रिपोर्ट है। तो इवन ये सारी की सारी रिपोर्ट मेरी उन तमाम विलाग्स को, उन तमाम ख्यालात को जो मैंने पहले बयान की हैं कि जो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट है ये सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन है और ये समझा जा रहा है कि इनके वोट्स के ज़रिए से इलेक्शन रिज़ल्ट को मैनिपुलेट किया जा सकता है, चीज़ों को चेंज किया, तो इसलिए ये सब के सब हो रहा है। तो इस सब से क्या नज़र आता है कि हुकूमत की जो नीयत और बदनीयती है वो अज़र मिन शम्स है। और हुकूमत ये चाहती है कि आने वाला जो नेशनल इलेक्शन हो उसको भी डस्का वाला इलेक्शन बना दिया जाए और वो डस्का वाली जो फिल्म है वो पूरे के पूरे मुल्क में चलाई जाए। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो दौंस दादली बंदूक और दहशत गर्दी और बदमाशी का माहौल ना हो, बल्कि टेक्निकल तरीके से किया जाए कि रिज़ल्ट को अंदर ही अंदर लोग वोट दे जाएं और उसके बाद जिस तरह से उसको मैनिपुलेट कर लिया जाए। तो ये पूरे का पूरा एक प्रॉब्लम है। तो इसी तरह जिसमें समुंदर पार पाकिस्तानियों के वोट को पोस्टल बैलेट की तरह धांधली के लिए इस्तेमाल करने का पूरा मंसूबा है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल भी वोटिंग से पहले धांधली के एक ज़रिए हो सकता है। कैसे हो सकता है? आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के देहातों में जो बहुत ज़्यादा आबादी है वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनको सिस्टम का मालूम नहीं है। मेरे जो अपना एक्सपीरियंस है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि इवन जो बैलेट पेपर होते थे, जब मैं अपने इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जाता था, विज़िट करता था, तो वहाँ पे ख़ास तौर पे जो बूढ़ी ख़वातीन होती थीं या बूढ़े बुज़ुर्ग हज़रात होते थे, उनको ये नहीं पता होता था कि हमने ये स्टैंप कहाँ लगानी। तो वो बेचारे क्या करते थे, किसी को बैलेट पेपर दे देते कि भाई ये इस पे मेरी स्टैंप लगा दें, शेयर पे लगा दें, तीर पे लगा दें, बल्ले पे व्हाट्सओवर वो। लेकिन क्या होता था कि वहाँ पे जो शख्स खड़ा होता था वो अपनी मर्ज़ी से लगाता था, फोल्ड करता था डाल। और मैंने इस तरह की एक केस अपने यूनियन काउंसिल में पकड़ा था जहाँ पे एक टीचर, अब प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि हमारा सिस्टम ऐसा करप्ट है, हर शख्स, हमारे टीचर हजरात इस धांधली के और इस गंदे काम में शामिल हो जाते हैं। कि टीचर थी, उन्होंने अपने एक क्लास 4 का 7 बंदा लाए होते जिसको अलाउ नहीं था वो उसके अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर हो, लेकिन वो वहाँ मौजूद था। अब वो खातून क्या कर रही थी कि वो दरवाज़े बंद कर देती थी और काफ़ी देर के बाद खोलती थी, फिर यकदम बहुत सारी ख़वातीन को अंदर ले जाती थी, फिर क्या कहती थी, शोर मचाते, जल्दी करो जल्दी करो। अब ख़वातीन को वो बैलेट पेपर तो दे दे, तो अब क्या करती है, अच्छा आपको नहीं पता चल रहा तो इस शख्स को दे दें, ये आपके डाल देता है। तो इस तरह से भी मैनुअली अब जब ये ई वोटिंग आएगी तो ये उससे भी ज़्यादा एक प्रॉब्लम होगा कि हम जो ले मैन है, जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात होंगे, ख़वातीन होंगी, उनको तो सिस्टम का पता ही नहीं, और वहाँ पे कोई बटन दबाने वाला वो सारे का सिस्टम जो है वो मैनुअली प्री पोल रिगिंग भी होगी, और फिर जब ये वोट कास्ट हो जाएगा उस वक्त भी सिस्टम को हैक करने का, सिस्टम के अंदर रिज़ल्ट को चेंज करने का बहुत बड़ा एक चांस मौजूद है। तो इस तरह से ये एक पूरा एक प्री प्लान मंसूबा है कि नेक्स्ट पूरे के पूरे इलेक्शन को कैसे हाईजैक किया जाए और उसे हैक कर लिया जाए। तो इसलिए फिर इसके बाद एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, अभी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन ने जो ई वोटिंग वोटिंग के लिए एक कमेटी बनी हुई थी, पार्लिमानी कमेटी,
उसमें से इलेक्शन कमीशन ने अपना नुमाइंदा वापस बुला लिया है। गवर्नमेंट के ये क्लेम था कि जी हमने इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट किया है और वो पूरे इस प्रोसेस में जो कानून साजी हो रही है जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक़ है, इसके बाद जो वोटिंग फ़ीस है जो कैंडिडेट की फ़ीस है वो 30,000 और 20,000 से 50,000 40,000 करने वाली ये सारी चीज़ें कि ये हमने इनसे डिस्कस किए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये हमसे डिस्कशन नहीं हुई। हमारे जो लोग वहाँ मौजूद थे उनके पास ये वो वहाँ पे जस्ट ऑब्ज़र्वर के तौर पर थे, और इवन जो कायमा कमेटी के 4-5 इजलास हुए, उन इजलासों के दौरान जो इलेक्शन कमीशन के वहाँ पे नुमाइंदे मौजूद थे, जिसमें डीजी इलेक्शन और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन थे, उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। उनकी ओपिनियन, उनकी राय वहाँ पे सुनी ही नहीं गई। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने अपने नुमाइंदे को वापस ले लिए, और जो 75 इसमें शिक्के डाली हैं, जो इंतखाबी कवानीन और निज़ाम की है बिल है, इसमें जो 72 शिक्के हैं, 72 में से 72 में से 45 जो क्लाजेज़ हैं या शिक्के हैं उन पर इलेक्शन कमीशन की रिज़र्वेशन हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने 2 खतूत, एक वज़ारत पार्लिमानी अमूर और दूसरी वज़ारत कानून और इंसाफ को भेजें कि ये इन शिक्कों जो शिक्के हैं आईन पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, क्योंकि आईन पाकिस्तान सिक्रेसी ऑफ वोट, जो वोट को खुफिया रखने का हक़ है वो देता है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट इस वक्त बिल लाना चाह रही है वो ये बुनियादी हक़ वोटर से ले लिया जाएगा, मतलब कि इसके ज़रिए, और वोट सीक्रेट नहीं रहेगा, वो ट्रेसेबल हो जाएगा, पता चल जाएगा किस शख्स का है और किस को कास्ट हुआ है। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन की इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब इसमें आप देख लें कि जो इंटरनेशनल ऑडिटर है और इलेक्शन कमीशन दोनों इस चीज़ पर सेम पेज पर हैं कि जो सिस्टम है इस वक्त पाकिस्तान का वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को सपोर्ट नहीं करता, और उस सिस्टम में बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं जिसकी वजह से इलेक्शन के रिज़ल्ट्स चेंज हो सकते हैं, वहाँ पे धांधली का एहतमाल है। तो इस वजह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। फिर जैसे मैंने पहले बात की कि ये ऑलरेडी एक प्री प्लान किस्म का निज़ाम चल रहा है कि जैसे हमने डस्का में देखा कि किस तरह से पूरे के पूरे इलेक्शन को हाईजैक किया गया, फिर उसको इलेक्शन कमीशन ने पूरे रिज़ल्ट को जो है ना करके दोबारा इलेक्शन वहाँ पे कराया और नया इलेक्शन हुआ। तो अब यह है कि फिर इसके बाद एक और जो चीज़ पहले मैं बताई थी कि जो वोटर लिस्ट है उसको इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल से नादरा के मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से एक इंतज़ामी बॉडी के अंडर देने की, और इंतज़ामी बॉडी गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में। और ये बात मैंने उस दिन पहले भी बताई थी कि जैसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोई हदायत नहीं दे सकता, कोई डायरेक्टिव नहीं दे सकता, इसी तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को भी कोई डायरेक्टिव्स, कोई हदायत नहीं दे सकता। अगरचे इस वक्त गवर्नमेंट के तमाम नुमाइंदे और तमाम जो स्पोक्स पर्सन है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और रोज़ एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई होती है, बयान आया होता है इलेक्शन कमीशन को, और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल उसके राइट्स हैं उनको वो सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस लिस्ट को नादरा को देना चाहते हैं। फिर नादरा के जो चेयरमैन हैं तारिक मलिक, मेरे इलाके की हैं दलागंग के, तो अगरचे सुना है और देखा भी है कि बहुत काबिल शख्स हैं, लेकिन आया जैसे नून लीग ने उनको निकाला था, और फिर जो भी मामला थे उस पर मैंने पहले एक दफ़ा बात कर चुका हूँ, मज़ीद नहीं करना चाहता। तो ये सारा एक ऐसा नेक्सस बन रहा है कि इसमें देखना पड़ेगा कि आया आने वाले इलेक्शन फेयर होंगे कि नहीं फेयर होंगे, क्योंकि हुकूमती तर्जुमानों की जो झुंझलाहट है और हुकूमती सफ़ों में पाई जाने वाली जो बेचैनी है वो ये शो करती है कि वो इस वक्त अंडर प्रेशर हैं। उन्हें पता है कि उनकी 3 साल की कारकर्दगी क्या है। 3 साल में आवाम को वो कोई रिलीफ नहीं दे सके, और पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो नीचे आई है, गुर्बत बढ़ी है, फिर इसके अलावा बाकी मामलात में बेरोज़गारी बढ़ी है। तो इन सब चीज़ें ये गवर्नमेंट के सामने है। वो इसे समझते हैं कि अगर फ्री फेयर इलेक्शन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो दोबारा इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। तो इसलिए वो ये सारे के सारी अभी से ताने बाने बुन रहे हैं कि इस तरह का निज़ाम बना लिया जाए कि जिसके अंदर वो
अनफेयर तरीके से दोबारा गवर्नमेंट में आ जाएं। और ये बड़ा वाज़ेह है कि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट की इंटेंशंस फेयर नहीं है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो गवर्नमेंट के लोगों के चल रहे हैं, जो फेयर तरीके से नहीं चल रहे, जहाँ पे क्या कहते हैं 5-6 साल से रुके हुए हैं, इसी तरह 3-3 साल से रुके हुए हैं। लोगों को MNA से हटा के सेनेटर बना दिया गया कानून से बचाने के लिए। इस तरह की बददियानतियाँ और ख़यानतें की गई हैं। तो इसलिए मैं ज़ाती तौर पर इस गवर्नमेंट को किसी तरह से भी नहीं समझता कि आने वाले इलेक्शन में ये फेयर तरीके से इलेक्शन कराना चाहती है। ये इस तरह का सेटअप बनाना चाहती है जिसमें इनको कोई अनड्यू या नाइंसाफ़ी पर मबनी कुछ सहूलतें मिल जाएँ। तो इस वजह से मेरी ये अपनी राय है कि गवर्नमेंट की इस वक्त ये सारी इंटेंशन है। और इन्हीं वजह से, क्योंकि मैंने पहले बात की थी कि हम तो अदल पसंद शहरी हैं पाकिस्तान के, हमारी ज़ाती पसंद नापसंद अलग चीज़ है और अदल अलग चीज़ है। मैं भी अदल के तहत जिस चीज़ को मैं नापसंद करता हूँ वो ही ठीक हो तो मुझे वो माननी पड़ेगी, क्योंकि अदल के तहत वो ठीक है। तो इसलिए चाहे पहले भी बात हुई कि ना हमारे लिए नॉनली कोई अहम चीज़ है, ना PTI अहम है, ना PP अहम है। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी आए पाकिस्तान के लिए अहम हो और जिसको लोग लाना चाहें, अगरचे मैं भी मेरी ज़ाती राय में वो अच्छा नहीं है, वो करप्ट है फलां, लेकिन अगर लोग उसको ला रहे हैं, उन्होंने उसको वोट दी है, तो फिर हमें एक्सेप्ट करना है। तो ये पहले भी बात हुई थी। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपके सामने लाना चाह रहा था कि समुंदर पार पाकिस्तानियों को जो वोट का हक़ है उसको अब इंटरनेशनल ऑडिटर ने भी कह दिया है कि वो इस वक्त ख़तरे से खाली नहीं है और वो मिसयूज़ होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए सिस्टम इस काबिल नहीं है कि वो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ की जा सके। इसके अलावा जो बाकी मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, उनमें भी इलेक्शन कमीशन की रिजर्वेशन है, जैसे वोटिंग लिस्ट को लेना, फिर और जो वोटर की वोट की सिक्रेसी है उसको ब्रीच करना। तो ये बहुत सारे मामलात हैं। तो ओवरऑल जो बिल इस वक्त गवर्नमेंट ला रही है वो इल मोटिवेटेड और इल इंटेंशन है, वो फेयर नहीं है। तो इस पे आप लोग भी सोचिए और फ्री फेयर माइंड के साथ सोचिए। अपनी पार्टी को, अपने लोगों को देख के ना सोचिए, बल्कि पाकिस्तानी के हवाले से सोचिए और एक आदिल शख्स के हवाले से सोचिए कि हमने ये देखना है कि अदल क्या है, ठीक क्या है। ये नहीं देखना कि मेरा कौन है या मेरी पार्टी या मैं जिसको सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया कि हम चाहते हैं कि बाई हुक्स और बाई क्रोक्स मैं जिसको चाहता हूँ वो जीत जाए, मीन चाहे वो बददियानती से ही जीते। तो हम इस चीज़ को हमें अपनी राय चेंज करनी चाहिए। जो हक़ पर है, जो इंसाफ पर है, उसके साथ दें, चाहे वो हमारा मुखालिफ ही क्यों ना हो। सियासी तौर पर अदल को कायम करें, पाकिस्तानी मुआशरे में असूलों को राइज करें, असूल के साथ खड़े हों, ना कि शख्सियात के साथ, ना कि पार्टियों के साथ। तो इंशाअल्लाह मज़ीद किसी और मौजू पर या इसी मौजू पर मज़ीद जब कोई अपडेट आएगी और कुछ पेशरफ्त होगी तो मैं फिर इस पर डिस्कशन होगी आपके साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।